So a very good afternoon to one and all present over here. I welcome today's speaker, Mr. Rohit Thakur, to this dialogue series of ISFCP, College of Pharmacy, Moga. And firstly, I would like to introduce Mr. Rohit Thakur. He is currently working as Senior Treatment Supervisor in the Tuberculosis Division in Health and Family Department, Himachal Pradesh. He is having more than 8 years of experience in the same field, and currently he is taking charge of district Chamba in Himachal Pradesh. So he has a vast experience of multiple cases of tuberculosis and multiple programs which are being organized at the block level, district level, and the state level. So today's the topic title of his talk is National Tuberculosis Elimination Program, a review meeting, and basic agenda points. Simultaneously, he will also discuss about the role of a pharmacy professional in this field. So I welcome on the behalf of ISF College of Pharmacy to you, sir. So you can start your presentation. So over to you, sir. थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इस मतलब मुझे बोलने का वो चीज़ दी कि इस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से जो है हमें अपना जो टीवी के बारे में जो है हमें एक्सपीरियंस बताना है और अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है ये चीज़ बताना चाहता हूँ सर। मैं सर आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर। जी जी करें सर। सर स्क्रीन शेयर होगी काइंडली? यस सर काइंडली स्टार्ट सर। सर हमारे हर मंथ जो है सर रिव्यू मीटिंग चलती है एनटीपी के रिगार्डिंग सर, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है सर। इसमें जो है हर मंथ जो है हमारे ब्लॉक में जो है वो मीटिंग होती है सर, इस पे ऊपर टीवी के ऊपर स्पेशल सर। सबसे पहले सर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है सर, और इसके माध्यम से सर ये चीज बताना चाहता हूँ सर। हमारा जैसे हेल्थ ब्लॉक सर किहार है, मतलब मेडिकल ब्लॉक किहार है, टीवी यूनिट भी किहार है सर। ये जिला चंबा में पड़ता है सर, और इसमें मीटिंग जब जब होती है उसकी डेट आती है सर। उसके बाद सर हमारे एजेंडा पॉइंट्स रहते हैं, जैसे सबसे पहले एजेंडा पॉइंट्स रहते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सर, टीबी नोटिफिकेशन सर, चेस्ट सिम्टोमेट्री रेफरल सर, स्टेटस ऑफ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन बाय आशा और कम्युनिटी वॉलंटियर सर, पीएचआई वाइज इंडोर स्क्रीनिंग, स्टेटस ऑफ फास्ट ट्रैकिंग सर्विस इन मेजर पीएचआई और ब्लॉक, पीएचआई वाइज यूडीएससी स्टेटस सर, PHI wise initiation loss to follow up case, PHI HIV testing, blood sugar and tobacco screen performance sir. Treatment outcome, PHI wise NPY DVT performance, TPT and chemoprophylaxis, status of LVT and PPT wise number of contacts tested, status of reimbursement ASHA community volunteer and status of डेथ ऑडिट एंड डाटा, और कोई भी इश्यू हो उसके बाद वो चीज़ सॉल्व होती है। तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास जो एक परफॉर्मेंस होती है, जैसे मेरी PHI है 11 सर, उनमें से आप देख सकते हैं कितने मेरे पास 11 PHI सभी के, मतलब PHI का नाम होगा, MOIC का नाम होगा, मोबाइल नंबर होंगे, व्हाट्सएप नंबर होंगे, फार्मेसी ऑफिसर। इनका नंबर इसीलिए कंपलसरी होता है, नंबर इसीलिए कंपलसरी होता है ताकि जो कोई भी टीवी का जो नया केस हो या टीवी के रिगार्डिंग कोई भी चीजें हो उस चीज को जो है हम वो कर सके सर। 11 PHI है हमारे पास, जो है डाटा भी आपके साथ शेयर किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो है अभियान जो है उसमें निक्षय मित्रा इनिशिएशन है उसमें। उसके बाद जो है PHI वाइज पेंडिंग इन टीबी पेशेंट कंसेंट टेकिंग टेयर, मतलब कि जितने भी पेशेंट जो हैं वो डायग्नोज होंगे उनका कंसेंट हमने लेना है। कंसेंट क्यों जरूरी होता है? कंसेंट इसीलिए जरूरी होता है ताकि कोई भी जानकारी साझा कर रहा है, कोई भी जानकारी जैसे साझा हो रही है उसका मतलब प्रॉपर वो चीज होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि
पेशेंट अपनी बिलिंग के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है डाटा शेयर कर रहा है, और उसमें उसमें उसको कोई भी सपोर्ट कर सकता है। मतलब कि आजकल निक्षय मित्रा जो है वो चीज चली हुई है। निक्षय मित्र, कोई भी जो है निक्षय मित्र बन सकता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो है मतलब पूरे भारत में, हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि निक्षय मित्रा जो है वो पेशेंट को अडॉप्ट करते हैं, पेशेंट को कोई भी सपोर्ट करते हैं, ताकि उसके जो मतलब टीबी से ग्रसित है वो मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो सपोर्ट करें। उसके बाद पीएचआई वाइज नंबर ऑफ पेशेंट हु न्यूट्रिशन सपोर्ट इन द प्रोवाइडेड बाय निक्षय मित्रा। जो एक किट बनती है, किट में उसमें फूड भी हो सकता है, मतलब राशन भी हो सकता है, मतलब खाने के लिए कुछ भी होता है जो वो पेशेंट जो अडॉप्ट करते हैं। तो पीएचआई वाइज जो हमारी पीएचआई जो की है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मैक्सिमम से कि जो भी टीबी से पेशेंट होते हैं उनको जो है अडॉप्ट निक्षय मित्रा बन के जो है अडॉप्ट करें। उससे क्या रहता है, एक सपोर्ट मिल जाती है मरीजों को। हाँ, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ एक्शन टेकन क्या क्या रहता है कि 100% टीबी पेशेंट्स जो हैं पीएचआई वाइज जो शुड बी आस्क्ड देयर कंसेंट वेदर टू गेट कम्युनिटी सपोर्ट और नॉट। मतलब कि कम्युनिटी वो सपोर्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उनसे वो कंसर्न मतलब लेना पड़ता है हमें। वो ओटीपी बेस पे होता है, उनके फोन नंबर पे जाएगा। जब वो उनकी निक्षय आईडी इनरोल होगी उसके बाद उनका जो है ओटीपी मांगा जाता है, अगर वो लेना चाहते हैं तब भी और नहीं लेना चाहते तब भी। उसके बाद जो है ऑल कंसर्न टीबी पेशेंट शुड बी लिंक टू निक्षय मित्र। जो मतलब अगर जिन्होंने जो है वो सपोर्ट के लिए यस किया है तो निक्षय मित्रा के साथ उनको जो है वो लिंक किया जाता है ऑनलाइन, और उनके जो जो किट्स दे रहा है उनको भी उनके साथ लिंक किया जाता है। टीवी केस फाइंडिंग, टीवी केस नोटिफिकेशन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि टीवी हमारे पास जैसे 11 पीएचआई है तो उसका अलग अलग ओपीडी होती है। उसमें क्या लेता है, हम अडल्ट ओपीडी लेते हैं। अडल्ट ओपीडी पीएचआई वाइज टेस्ट सिम्टोमेटिक रेफर एंड टेस्टिंग परफॉर्मेंस इन द मंथ। मतलब कोई भी मंथ होगा उसमें कौन कौन से कितने कितने जो है वो रेफर हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारा जो ओपीडी है जैसे 100 है, तो 100 का मतलब 2 to 5% होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि रेफरल रेट जो है, जितना रेफरल रेट होगा उतना केस आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन रेट होगा हमारा। रेफरल जितने भी मतलब 2 to 3% होना चाहिए। मैक्सिमम पीएचआई का जो है हमारा जो है वो 2 to 5% रहता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो टेस्टिंग है वो जो है वो मोर रहेगी, तो मतलब डिटेक्ट होने का जो है ज्यादा वो रहता है। तो पीएचआई वाई स्टेटस ऑफ इनरोलमेंट, इनरोलमेंट क्या रहता है, जैसे कोई भी पेशेंट जो है रेफर कर रहे हैं 2 to 5%, उसमें जो है पेशेंट की इनरोलमेंट जो है पीएचआई जैसे पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो जितने भी हैं वो क्या करे, वो अपनी आईडी निक्षय आईडी होती है, निक्षय आईडी में वो आईडी पासवर्ड चलता है पर पीएचआई का। उसमें निक्षय जो है निक्षय ओपन होता है और इनरोलमेंट होती है मरीजों की। मतलब कोई भी पेशेंट आएगा उसकी इनरोलमेंट होती है, उसकी जानकारी जो है वो हमें जो है उसमें फिल करनी होती है। उससे क्या होता है कि उसको एक आईडी मिलती है, ट्रिप्लिकेट स्लिप पे वो करता है, उसका सैंपल जो है उसके बाद डीएमसी भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए माइक्रोस्कोपी सेंटर। तो उसके बाद क्या रहता है कि जैसे पीएचआई ने मैंने बताया कि 2 to 3% जो है रेफरल किया जाता है, तो वो 2 to 3% जो है मैक्सिमम पीएचआई में जो है वो डीएमसी नहीं है। तो जैसे हमारे ब्लॉक में जो है 3 डीएमसीज हैं, सुरला, सलूनी और किहार में। तो बाकी की पीएचआई जैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किसकी हेल्प के साथ करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो आशा वर्कर्स का रहता है और कम्युनिटी वॉलंटियर का। आशा वर्कर जो है ग्राउंड लेवल पे जो है जो काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, और काफी अच्छा जो है उनका योगदान रहता है टीबी के क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीबी के जो भी सैंपल होते हैं वो आशा वर्कर या कम्युनिटी वॉलंटियर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिहार में जैसे सपोज दैट की पीएचआई में जो है वो रेफर किए, कितने सैंपल रेफर किए और उन्होंने कब लेके जाने, वो आशा वर्कर जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। वो आशा वर्कर जो है वो डीएमसी में छोड़ती है। इनका ये रोल रहता है आशा वर्कर का। उसके बाद जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाइज चेस्ट सिम्टोमेटिक रेफर एंड टेस्टिंग परफॉर्मेंस इन जून। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कौन से होते हैं, जिसमें जो है पीएचआई होती है, पीएचआई के बाद आते हैं उसके अंदर आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसमें सीएचओ पोस्टेड रहते हैं और हेल्थ वर्कर पोस्टेड रहती है। तो जैसे मेरे ब्लॉक में जो है 2 सीएचओ हैं, उसमें जस्टिफाइड पीएचआई कौन कौन सी है वो भी हमें लिखना होता है।
उसके बाद जो जिस इस सब सेंटर में जो है CHO है, वो जो है कितना रहता है, इनका भी सेम रहता है। इनकी ओपीडी जितना होगा 2 to 3% जो है, 2 to 5% होना चाहिए। और CHO जो है उस चीज को वो रेफर करेगी। और रेफर करने के बाद जो है उनके पास भी सेम प्रोसेस रहता है कि आशा वर्कर वहां से सैंपल उठाएंगे और DMC छोड़ेंगे, DMC टेस्टिंग के लिए छोड़ेंगे माइक्रोस्कोपी के। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मतलब इनरोलमेंट बिल्कुल सेम वैसा प्रोसेस रहता है। PHI में जो है वो कितना रेफर किया और कितना स्कोटम जो है वो वहां पहुंचे, उसकी इनरोलमेंट रहती है। इनरोलमेंट के बाद क्या करना होता है हमें, पेशेंट का जो है ताकि जो है बार बार पेशेंट को जो है मतलब कि अलग सैंपल ना, क्योंकि उसका फोन नंबर भी होता है उसमें, उसका नाम भी होता है, उसका सब कुछ उसमें इनरोलमेंट में होता है निश्चय जब जनरेट करते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर वाइज जो है ट्रांसपोर्ट आशा और कम्युनिटी वॉलंटियर ने कितने किए हैं। तो जैसा कि देखते स्क्रीन पे हमारे जो है डान हमारा एक सब सेंटर है, उसमें जो है आशा वर्कर ने जो है वो DMC के लिए जो है सैंपल लाया है। उसके बाद ASC वाइज चेस्ट सिम्टोमेटिक रेफर एंड टेस्टिंग परफॉर्मेंस इन जून। ASC क्या होता है, इसमें जो आयुर्वेदिक सेंटर जो होते हैं, हेल्थ सेंटर जो होते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोग्राम में। TB मुक्त भारत अभियान बनाने में जो है हर एक इंस्टीट्यूशन का जो है एक महत्वपूर्ण जो है योगदान है। हमारे जैसे ब्लॉक में 22 सब सेंटर हैं, उसमें से जैसे OPD सपोज दैट 1650 है या 1700 है या 2000 है, उसका भी सेम प्रोसेस है जैसे जनरल हेल्थ सिस्टम का है हमारे PHI का है, वैसे ASC का भी है, 2 to 5% रहता है। इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है कि उन्होंने रेफर मतलब OPD कितनी देखी, न्यू अडल्ट OPD कितनी देखी, उनमें से उन्होंने माइक्रोस्कोपी के लिए कितने सैंपल भेजे, उन्होंने उसके बाद जो है वहां पे कंडक्ट कितने हुए, DMC में कंडक्ट कितने हुए, जहां पे माइक्रोस्कोपी सेंटर है वहां पे सैंपल कितने कंडक्ट हुए। उसके बाद हमारी नाट मशीन भी है आजकल, मतलब ट्रू नाट मशीन चली हुई है, जिसमें जो है हाई सेंसिटिविटी टेस्ट जो है उसमें होता है, यही स्पुटम सैंपल टेस्ट होते हैं। उसमें हमने कितने सैंपल लिए और कितने वहां पे मतलब कंडक्ट हुए, उसके बाद जो है कितने उसमें से पॉजिटिव आए। तो उसके बाद जो है वो ASC वाइज जो सैंपल सेम प्रोसेस रहता है जैसे PHI का रहता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रहता है, वैसे ही सेम ASC का रहता है जो कितने सैंपल रेफर किए। ये है। इसके बाद आ गया प्राइवेट प्रैक्टिशनर एलोपैथी। इनको भी सेम प्रोसेस रहता है, इनको भी रेफर करने होते हैं, टेस्टिंग परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ानी होती है, 2 to 5%। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ये चीज होती है। जैसे हमारे पास जो है NHPC सुरगानी है, तो उनकी OPD मतलब OPD जो है ये 2000 के करीब रहती है। तो उन्होंने रेफर कितने किए, उनमें से माइक्रोस्कोपी सेंटर कितने पहुंचे, उनमें से डिटेक्ट कितने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके बाद हमारा वैसे नेट नाट का रहता है, ट्रू नेट जो मशीन है उसका रहता है। सेम प्रोसेस जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा का रहता है, मतलब जिनके अपने आयुर्वेदा GMS या BMS होते हैं, उनका रहता है। वो भी जो है अपने क्लिनिक जैसे प्राइवेट क्लिनिक चलाए हुए हैं, उसमें भी मतलब मैक्सिमम लोग जो है इनका जैसे मतलब इस स्लाइड का मतलब ये है कि प्राइवेट का जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, मैक्सिमम लोग प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे इजिली जल्दी से दवाई ली, क्यों टेस्टिंग कर लिए। तो इसीलिए जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मरीज जो भी हो उनको सस्पेक्ट लगे, वो जो है वो सैंपल जो है विद द हेल्प ऑफ आशा कम्युनिटी वॉलंटियर जो है वो ट्रांसपोर्ट करे। सेम ऐसे रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर रहते हैं। रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर में वो लोग आते हैं जो मतलब गुड फेथ पे, जो ऐसे लोगों के मतलब उसमें जो है बैठ के जो खो लेते हैं, ना उनके पास कोई डिप्लोमा होता है ना डिग्री होती है, फिर भी लोग जो है उनके पास जाते हैं। जैसे अपर हिमाचल में जैसे देखा जा सकता है आपने, मतलब कहीं गांव में जो होते हैं वैद्य बुद्ध होते हैं, मतलब उनके पास कुछ नहीं होता, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं होता, फिर भी वो जो है वो चीज खोल के बैठे होते हैं। उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस समाज को जागरूक करने के लिए, TB मुक्त भारत अभियान बनाने के लिए। तो देख सकते हैं ICTC जो है, ICTC जो हमारे सेंटर होते हैं जहाँ पे HIV की टेस्टिंग वगैरह होती है, और उसका मतलब हमारे पास हमारे ब्लॉक में तो एक ही है, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। उन्होंने कितने रेफर किए, DMC में कितने कंडक्ट हुए, और उसमें से पॉजिटिव कितने आए। उसके बाद वैसे ही नाट का रहता है इंडोर स्क्रीनिंग।
इंडोर स्क्रीनिंग का मतलब ये रहता है जब भी मतलब पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट का एडमिट होने के बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीन करने के बाद उसके जो भी मतलब एक प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है उसका सब कुछ जो है जांचते हैं। आजकल मतलब पूरे हिमाचल में जो है ये चीज बहुत चली हुई है। मैं आपके साथ जो ये स्टैम्प शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग फॉर टीबी ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट को सबसे पहले स्क्रीन जो है उसके जब ओपीडी बनेगी उसी टाइम जो है इसकी जो है स्क्रीनिंग हो जाएगी। उससे सबसे पहले पूछा जाएगा कि कफ है आपको। अगर नहीं है तो उस पर क्रॉस लगेगा। फीवर है, नहीं है तो उस पर भी क्रॉस लगेगा। चेस्ट पेन है, अगर है तो टिक लगेगा, नहीं है तो क्रॉस लगेगा। वैसे ही ब्लड इन स्पूटम होगा, नाइट स्वेट्स होगी, वेट लॉस होगा, लिम्फ नोड होगा। मतलब हम पूरे पे कट नहीं लगा सकते। हम जो हमें जो है वो हर सिम्टम को जो है वो जो है पूछना है मरीज से, ताकि उसकी हम अच्छे से स्क्रीनिंग कर सके। Patient should be asked to each symptom and response should be marked individually for the each symptoms। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बताया कि वैसा ही स्क्रीन करना है। देखो जैसे ये मैंने बताया था आपको, क्रॉस पूरे पे बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसका एक इनकरेक्ट मेथड है। उसके बाद जो है मैं बता रहा हूँ, देखो हर स्लाइड को जो है वो कट करना पड़ता है। इसके बाद जो है ये हमारे पास साइन बोर्ड होता है। दिस साइन बोर्ड शुड बी डिस्प्ले इन द ईच ओपीडीज। ये क्या रहता है कि ओपीडी में जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनके बिल्कुल सामने लगा होता है, ताकि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसका जो मैंने बताया एटलीस्ट 3 to 5% जो है ओपीडी का होना चाहिए। 2 to 5% था उसमें, अब मतलब जो साइन बोर्ड पे है वो 3 to 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि इस साइन बोर्ड में भी दर्शाया गया है, टीबी हारेगा, हिमाचल जीतेगा, देश जीतेगा। टीबी के क्या क्या सिम्टम रहते हैं, क्या इसका मतलब स्क्रीनिंग रहती है, ये सब कुछ जो है इस बोर्ड में जो है वो बताया गया है। इसके बाद जो है स्टेटस ऑफ स्टैम्प फॉर टीबी स्क्रीनिंग इन ओपीडी स्लिप। हर दिन जो है ओपीडी जब स्टार्ट होती है तो वो जो स्टैंप है वो ओपीडी स्लिप पे लगती है। उसका लगाने का मैंने आपको बता दिया कि उसकी टीबी की जो स्क्रीनिंग है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाती है कि उसको दिक्कत है या नहीं है। तो हमारी जो जितनी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जितनी भी पीएचसीज हैं उसमें जो है वो स्टैंपिंग होती है। और प्रॉपर थ्रू जो है उसका वो चीज होता है, पूरे पे कट नहीं होता है, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल होता है। उसके बाद टीवी के रिगार्डिंग जो है जितने भी साइन बोर्ड होते हैं वो लगे होते हैं हमारे पास। इसके बाद जो है पीएचआई वाइज यूडीएसटी स्टेटस होता है। यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। ये यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जो है उसमें क्या रहता है कि जब भी पेशेंट का माइक्रोस्कोपी या कुछ सेंसिटिविटी का टेस्ट करना होता है, रिप का या आईएनएच का या किसी मतलब उसका, तो वो चीज जो है वो करना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास जो है हर मंथ जो है कोई भी न्यू केस जो है डिटेक्ट होता है उसका जो है वो चीज हमें करना होता है, टेस्ट जो है करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, इसमें क्या रहता है, इसमें जो है टोटल केसेस होते हैं। इसमें 2 टाइप ऑफ जो है ये होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ईपी में जो है हमारा जो टारगेट है 80 to 90% जो है उसका टेस्ट होने चाहिए। और ये देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पे। इसके बाद जो है यूनिवर्सल स्टेटस अमंग माइक्रोबायोलॉजिकली। माइक्रोबायोलॉजिकली केस जो भी होंगे स्पूटम एग्जामिनेशन के बाद, जो भी जिनको भी टीबी डिटेक्ट होगी उनका जो है हर केस का जो है यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जो है कंपलसरी है। वो इसलिए कंपलसरी है ताकि कोई ड्रग उसको सेंसिटिव तो नहीं है, ताकि जो है उसकी जो अनदर जो फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन की जो वो होती है टेस्टिंग जो होती है वो हम करवा सके, और उसको मेडिसिन जो है उसको प्रॉपर जो है चला सके सर। यूडीएससी परफॉर्मेंस फर्स्ट लाइन एलपीए, ये लिक्विड जो है कल्चर होता है, इसको जो है सैंपल जो फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए भेजते हैं, मतलब कंफर्मेशन के लिए कहीं ये एमडीआर या एक्सडीआर तो नहीं है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जितने भी हमारे पास केसेस होंगे माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म, वो जो है 100% होना चाहिए, ताकि हमें जो ड्रग सेंसिटिविटी का जो है हर मरीज का जो पता लगा सके। सेकंड लाइन एलपीए उन मरीजों का किया जाता है जो जो मतलब फर्स्ट लाइन पे जो है पॉजिटिव आते हैं। रिफ और एच इनका जो है उसका पता कर सेंसिटिव करने के बाद
वैलिड रिजल्ट जो है फ्लोरोक्विनोन या एबिलिटी कुछ भी, मतलब सेंसिटिविटी के लिए जो है ये हम जो सेकंड लाइन में एलपीए करवाना ही पड़ता है। जैसे हमारे पास एमडीआर एमडीआर वो पेशेंट होते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। उनमें क्या रहता है कि जो ड्रग असर कर रहे थे पहले वो नहीं करेंगे, उसमें एक अलग से जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ड्रग चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट इनिशिएशन, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, ट्रीटमेंट आउटकम एंड डेथ ऑडिट, पीएचआई वाइज, डीएसटीवी इनिशिएशन, लॉस टू फॉलोअप, वेटिंग फॉर ट्रीटमेंट इनिशिएशन। इसमें क्या रहता है कि जो इनरोलमेंट माइक्रोबायोलॉजिकली हो, चाहे चाहे वो पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, उनका जो है वो एक बार डायग्नोज हो गया तो उनको मेडिसिन चलती है। मेडिसिन क्यों कंपलसरी है? मेडिसिन इसलिए कंपलसरी है ताकि इस चीज से जो है पेशेंट को हम बचा सके समय रहते, और जो है उसको जो है एक अच्छे उसमें जो है समाज और निर्माण के लिए जो है उसको जो है बिल्कुल स्वस्थ रख सके। जब वो टीबी डिटेक्ट होती है तो उसके बाद जो है उसको मेडिसिन चलती है। वो अगर सिंपल जैसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन चलेगा तो वो चलेगा 168 डेज, 56 दिन आईपी, और 112 112 दिन जो है वो सीपी चलेगा। आईपी इंटेंसिव फेस होता है, सीपी कंटिन्यूस फेस होता है, 4 एफडीसी होता है और 3 एफडीसी होता है। इसके बाद जो है हमारे पास इनिशिएशन नॉट क्या मतलब क्या रहता है, अगर नहीं है ट्रीटमेंट पे नहीं है तो उसका क्या है। जैसे हमारे पास जो है कई बार जो है डबल आईडी पड़ जाती है मरीज की। पहले भी पेशेंट जो है दवाई खा रहा होता है और फिर बाद में जो है वो किसी अनदर लैब में जाके जो टेस्ट करवाता है, तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट की डबल आईडी क्रिएट होने के कारण जो है काफी दिक्कत पड़ जाती है। और वो ऑनलाइन शो होता है, जैसे कि मैंने आपको इनरोलमेंट में बताया ना कि कैसे कैसे ये चीज होती है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे है, देखो ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन इन दिस आईडी, मतलब जो भी पेशेंट होता है उसमें ये रहता है सर। टाइप ऑफ डीआरटीबी पेशेंट्स, हमारे पास जैसे टाइप ऑफ किस एमडीआर पेशेंट है किस टाइप के हैं, आर आर हैं। उसके बाद जो है पेशेंट का वो जो है वो ट्रीटमेंट पे है नहीं है। इसके बाद स्टेटस ऑफ पेशेंट होम विजिट, इसमें क्या रहता है कि मतलब पेशेंट का हमने विजिट करना होता है विद इन 1 मंथ, सुपरवाइजर को करना होता है, विद इन 7 डेज जो है वो आशा वर्कर्स को करना होता है। इसमें क्या रहता है, माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म जितने भी केसेस होंगे उसका हमें हर हाल में विजिट करना ही पड़ेगा। उसका विजिट करने का मतलब ये रहता है कि उसके जो भी ड्रग के बारे में जो साइड इफेक्ट या कुछ भी होता है उसके बारे में जो है उसके साथ हम मिलते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं, टीवी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, स्किलिंग करते हैं और मोटिवेट करते हैं उसको। हमारी अगर काउंसलिंग जैसे हम उसको समझाएंगे, कई बार पेशेंट स्विच कर देता है, मेडिसिन नहीं पच रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ऐसा वैसा रैशेज बढ़ रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं और मेडिसिन को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो कब हमने विजिट किया था उसका हमें प्रॉपर वो चीज रखना है, किस पीएससी के अंडर था, किस डेजिग्नेशन है, मतलब मेरा एसटीएस है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है, तो मैंने उसमें जो है विजिट किया। और गूगल जो है उसकी जो हमने ऑनलाइन जो है गूगल लोकेशन जो है हमने वो जो है वो भी उसमें अपडेट करनी होती है, ताकि पेशेंट की जो लोकेशन है उसको उसका घर का जो वो है वहाँ पे अपडेट हो सके। इसके बाद जो है ब्लॉक वाइज स्टेटस आउटकम सक्सेस रेट। आउटकम सक्सेस रेट क्या रहता है हमारे पास, 90 अप्रोक्सीमेट 90 के करीब होना चाहिए हमारा। तो हमारे पास जैसे 6 मंथ तक, जून तक तो 112 थे 2022 में, 122 थे, उसमें से जो आउटकम असाइन जो थी वो 100 पेशेंट्स की थी। तो हमारे पास जो है ट्रीटमेंट सक्सेस रेट जो है 81% है। और अभी तक नंबर ऑफ पेशेंट स्टिल ऑन ट्रीटमेंट 7 है। ये पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो कि ईपी के केसेस होते हैं। बॉन टीबी होगी, लिम्फ नोड टीबी होगी, जो मतलब हड्डियों की टीबी हो जाती है, उनको ये चीज है वो काफी लंबा चलता है। इसके बाद जो है पीएचए वाइज पुअर ट्रीटमेंट आउटकम, मतलब पुअर आउटकम का ये रहता है कि पेशेंट्स जो हैं कितने हमारे पास रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितने डेड हो गए, कितने फेलियर हो गए, कितने का रेजिमेंट चेंज हुआ, कितने का लॉस टू फॉलोअप हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इस प्रोग्राम में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम कितने पेशेंट रजिस्टर कर रहे हैं, उनमें से कितने पेशेंट जो है हमारे क्योर्ड हो चुके हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि पेशेंट को रजिस्टर जैसे ही होता है उसके बाद उसका सब कुछ जो है वो हमारे पास क्योर या ट्रीटमेंट आउटकम जो है उसको ट्रीटमेंट कंप्लीटेड आना चाहिए। मगर हमारे पास जैसे 6 पेशेंट जो है
हमारा पुअर जो है आउटकम जो है इसमें, जैसे 6 पेशेंट डेथ हो चुकी है, फेलियर हो चुका है, लॉस टू फॉलोअप हो चुका है, तो ये मतलब इतना नहीं होना चाहिए, मतलब एज पर उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ स्टेटस ऑफ डेथ ऑडिट। डेथ ऑडिट का जो है हमें प्रॉपर, जो जैसे मैंने बताया ना 6 डेथ्स होगी, उसका डेथ ऑडिट जो है हमें कैरी आउट करना पड़ता है विद इन 15 डेज और 13 डेज। तो उसमें जैसे हमारे पास एक एक पेशेंट डेथ हो गया, तो उसमें जो है प्रॉपर जो है किस पे मरीज की डेथ हुई है, उसका कंसर्न मतलब उसके फैमिली से पूरा लेना है, किस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्या टीवी से हुई है या किसी डायबिटिक कारण हुई है, या मतलब क्या उसका रीजन रहा है। उसका जो डेथ आउटकम जो है कैरिड आउट करेंगे हमारे MOIC, वहाँ पे जो है उसको वो करेंगे, उसके साथ प्रॉपर वो करेंगे। टीबी कोमोर्बिडिटी, इसमें क्या रहता है, जितने भी पेशेंट हमारे पास जो है डायग्नोज हुए हैं, उन सभी का जो है HIV टेस्ट होना चाहिए। HIV टेस्ट इसीलिए कंपलसरी होता है क्योंकि वो कहीं रिएक्ट तो नहीं है, उसको कोई और साथ में कोई मेडिसिन तो नहीं चलेगी। तो इसमें जो है HIV स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये रोल जो है इसमें। उसके बाद वैसे ही ब्लड शुगर का है, हमारे पास कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हुए, कितना पेशेंटों का जो है उसका ब्लड शुगर हुआ, कहीं डायबिटिक तो नहीं है साथ में, मतलब इम्यून इम्यून पे दिक्कत करेगा ना उसके, मतलब डाइजेशन पे। तो उसको जो है शुगर होगी तो मेडिसिन जो है उसके, मेडिसिन भी शुगर की भी चलेगी। तो ये भी मतलब कई बार डेथ जो होती है वो शुगर की वजह से भी हो जाती है, मगर डायग्नोज तो टीबी हुआ है। तो उसमें हम जो डेथ ऑडिट जो है वो करेंगे तो उसमें मतलब पूरा सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है। इसीलिए ये जो HIV टेस्ट भी जरूरी है, ब्लड शुगर भी जरूरी है। इसके बाद जो है PHI स्टेटस ऑफ टबैको यूजेस, ये मैक्सिमम जो है ये हमें बहुत मतलब उससे अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि जो टबैको यूजेस होते हैं मतलब उसके लंग्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट करने के कारण, क्योंकि दवाई भी मतलब जो मेडिसिन होती है इसके इसमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे आप, कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने उनमें से मतलब नाउन थे, गैप कितनों का है, कितने यूज कर रहे हैं, और कितना मतलब लिंक्ड है, और गैप कितना है हमारे पास। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टबैको जो है मतलब नहीं यूज करना चाहिए जब एक बार टीबी डिटेक्ट हो जाती है तो। उसके बाद हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस पे बात करेंगे। एनरोलमेंट स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेक्स टीबी केस, मतलब कि कितने हमारे पास टीबी केस थे रजिस्टर्ड, और उसमें से जो है हमारे पास जो है कितने उनमें से जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे, और उनके कॉन्टेक्ट को कितने को हमने जो है ये चीज जो है वो किया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है हमारे पास जो है TST कितने काउंट हुए थे। हर माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी पेशेंट्स के जो है TST करने पड़ते हैं, मतलब मॉन्ट्रिक्स टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि हम जो है TST उनको स्टार्ट कर दें। TST क्या होता है, टीबी प्रिवेंशन थेरेपी होती है, कि वो जो है जब उसका मॉन्ट्रिक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका स्पुटम एग्जामिनेशन करवाते हैं, माइक्रोस्कोपी, CV नट, कहीं रूल आउट, टीबी रूल आउट करने के लिए। तो उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि कॉन्टेक्ट जो होंगे, क्या उसके कॉन्टेक्ट को टीबी तो नहीं है। अगर मतलब उसको TST, अगर वो सिंपल TST ही पॉजिटिव आता है, उसके बाद एक्सरे करेंगे, सजेशन होगा, तो उसको जो है टीबी प्रिवेंशन थेरेपी जो है वो चलेगी। ये 3 HP होती है, और एक आइसोनिजर जो है 184 डेज का, मतलब कि जो है 6 मंथ का जो है वो कोर्स चलता है INH, 5 mg पर KG बड़ों में। और छोटों में जो है लेस देन 6 मंथ जो है माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म जितने भी पेशेंट होंगे उनको जो है वो जो है INH चलेगी चलेगी। कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है ना TST। PHI वाइज हाई रिस्क पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन मतलब जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके TST करने कंपलसरी है, उसको भी टीबी रोल आउट, क्योंकि मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि टीबी रोल आउट जो है, जो मतलब ज्यादा लंबे बीमारी से ग्रसित रहते हैं उनको जो है टीबी होने का खतरा रहता है। खतरा क्यों रहता है, क्योंकि उनको इम्यून्स की जो है वो दिक्कत रहती है, तो उससे जो है वो जो काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। हाई रिस्क में जो जितनी भी पॉपुलेशन आती है उसमें TPT जो है वो हमें चलानी है, मगर चलानी कैसे है उसका TST करेंगे, उसके बाद जो उसको TPT चलाएंगे, टीबी प्रिवेंशन थेरेपी होती है। उसके बाद जो है PHI वाइज लाइन लिस्ट, और PHI वाइज मतलब हमारे पास लाइन लिस्ट है PHI की, उसमें जो है PPD वाइज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि
माइक्रोबायोलॉजिकल केस कंफर्म जो है किसी भी पीएचआई में आता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है टीएसटी के मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट कर सके, ताकि हम टीएसटी है या टीवी रोल आउट है उसके लिए जो है हम जो है स्क्रीन कर सकें। और वो क्या है, किसने करना है, जहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट, चाहे फार्मेसी ऑफिसर है, चाहे एमओआईसी है, चाहे वहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, वो कर सकते हैं। एनपीवाई एंड आशा इंसेंटिव, स्टेटस ऑफ एम्प्टी एंड रिजेक्ट बैंक अकाउंट्स, ये किन के होते हैं एम्प्टी एंड रिजेक्ट बैंक? ये उन पेशेंट्स के होते हैं जो टीवी जिनको डिटेक्ट हो चुकी है, जो मतलब टीवी के मरीज है, उनको जो है कॉन्टेक्ट इनका सॉरी ये अकाउंट नंबर क्यों जरूरी होता है? ये अकाउंट नंबर इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें जो है इनको जो है 500 रुपीज जो है पर मंथ जो है सपोर्ट के तौर पर जो है दिए जाते हैं। भारत सरकार व हिमाचल सरकार द्वारा जो है इनको 500 रुपए जो है महीने के दी जाती है। तो इनका कोर्स जब 6 मंथ का चलेगा, तो उनको जो है 3,000 रुपए मिलेगा। इसीलिए जो है बैंक अकाउंट जरूरी है, पेशेंट का बैंक अकाउंट। और इसमें क्या रहता है कि स्टेटस ऑफ रीइंबर्समेंट आशा कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि जो आशा ने कैरिड आउट किए थे सैंपल, जितने भी सैंपल जो है वो कैरिड आउट आशा वर्कर ने उठाए थे पीएससी से या किसी गांव से, तो उसका भी उसका जो है मानदेय बनता है, वो भी जो है हमें जो है देना है। इसमें ड्रग टीबी ड्रग निक्षय औषधि, इसमें टीबी ड्रग क्या है, 4 FDC मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब अडल्ट के लिए चलता है 4 FDC। हमारे पास अब कितना स्टॉक है, कितना उसका मतलब फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना हमारे पास रिसीव हुआ, कितना हमने इशू किया, कितना मतलब ये सारा कुछ जो है वो इसीलिए रखना पड़ता है, ताकि जो है मरीज का जो है उस ऑनलाइन जब उस पर चढ़ता है तो उसका बिल्कुल निक्षेप पे जो है उसका पूरा पता लग जाता है कि पेशेंट को कितना कितना गया है। 4 FDC क्या होता है? 4 FDC जो होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है। इसमें चार जो है ड्रग होते हैं, चार साल्ट होते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनिazid, इथेम्बुटोल और पैराजिनामाइड। और 3 FDC एडल्ट में क्या रहता है? इसमें जो है पैराजिनामाइड कट हो जाती है, उसमें इथेम्बुटोल, रिफेम्पिसिन और आइसोनिazid रहती है। वैसे ही हमारे पास 3 FDC जो है वो प्रेडेटिक है, 2 FDC प्रेडेटिक है। और 4 FDC जो होते हैं वो चलती है आईपी फेस में चलती है, हम वो 56 डेज चलती है। आईपी फेज जो है 56 दिन चलता है। और सीपी में चलती है 3 FDC। नियर एक्सपायरी का भी हम देखना पड़ता है कि नियर एक्सपायरी हमारे पास स्टॉक कितना है, अवेलेबल है तो हमें कहाँ पे मतलब कंजप्शन करना है, उस नियर एक्सपायरी का हर मंथ जो है लग जाता है पता। तो पीएचआई वाइज वैसे ही जैसा मैंने पिछले बताया, जैसे पीएचआई वाइज भी हमारे पास सारा कुछ ड्रग डाटा होना चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट आता है उनको जो इजीली हो सके। इनका भी नो एक्सपायरी का रहता है। एसओपी फॉर राइटिंग द एड्रेस इन निक्षय पेट्रोल, जैसा कि मैंने बताया कि निक्षय एसओपी जो है वो कैसे क्या करना है। जब पेशेंट जो है एनरोलमेंट मैंने बताया ना, उसमें क्या रहता है, पेशेंट का नाम आएगा ऊपर, उसके बाद जो है उसका एड्रेस, करेक्ट एड्रेस जो है उसका वो आएगा। उसके बाद वार्ड वार्ड विलेज आएगा, ब्लॉक जैसे ब्लॉक ब्लॉक इसमें वो आएगा जो डेवलपमेंट ब्लॉक होगा। जैसे मेडिकल ब्लॉक मेरा किहार है, डेवलपमेंट ब्लॉक जो है सलूनी है, तो उसमें सलूनी आएगा। लैंडमार्क में आएगा इसकी जीपी। ग्राम पंचायत इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि आजकल टीवी टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत जो है ग्राम पंचायतों में भी जो है टीवी फॉर्म जो है कमेटी का गठन किया जाएगा और किया जा रहा है। उसमें क्या रहता है कि केस कितने केस किस पंचायत के पास हैं, उसमें जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये लैंडमार्क में इसीलिए जरूरी है। उसके बाद उसका जैसे स्टेटस, स्टेट का स्टेटस आएगा, डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस आएगा, टीयू आएगा, पिन कोड आएगा। इसके बाद जो है कंप्लीट एड्रेस आएगा, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, एट द नेम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसमें सब कुछ आएगा, जैसे ये भरा हुआ है बिल्कुल उसमें भरा हुआ है। करेक्ट एड्रेस कैसे भरे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि कल परसों को जो है पंचायतों में ये अभियान चलेगा, तो पंचायत जो है किसी की क्या रहती है, किसी की क्या रहती है, इसीलिए जरूरी है। तो स्क्रीन पे, और इसके बाद जो एनी अदर इशू जो थे, वो जो थे जैसे सपोज एट जो टीवी मुक्त भारत जो है जो हमें बनाने के लिए जो है अ, हमें जो है सबको आगे आना होगा। सबसे पहले क्या है कि निक्षय मित्रा जो है, निक्षय मित्र जो है हमें इसीलिए जरूरी है ताकि हमें जो है वो हो सके।
पेशेंट्स को जो है सपोर्ट मिल सके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर रोहित का, जिन्होंने मुझे आज इस सेशन में जो है बोलने का समय दिया। और सर आप स्पेशली थैंक्स स्क्रीन टू। शेयर ऑन कर दें, प्रकट हो जाएं आगे। स्टॉप शेयरिंग कर दें सर जी। जी सर। जी सर। So, sir, thanks a lot for this wonderful presentation and making us aware about the various tubercular program, how to report the tuberculosis cases, and what हाँ जी government सर। is doing for tuberculosis patients in the um, block wise, district wise, state wise. सर मैं जी ये सर। जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के साइड में क्या बेनिफिट दे रही है? जो ट्रीटमेंट इसका आजकल चल रहा है, तो सरकार उसके क्षेत्र में क्या काम कर रही है? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जो है पेशेंट्स के लिए जो है वो काफी ज्यादा जो है सहयोग कर रही है। निक्षय सर, निक्षय एक सपोर्ट के लिए 500 रुपीज जो है पेशेंट्स को दे रही है। और उसके लिए जो आशा हमारे पास जो काम कर रही है सर, उसको जो है मानदेय जो उसके साथ सर पेशेंट को जो मेडिसिन खिला रही है, उसके लिए 1000 जो है वो सरकार दे रही है सर। मैंने सर एक चीज और बताई आपको, एमडीआर पेशेंट सर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो जो भी मरीज होंगे सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जो हिमाचल है सर, 1500 रुपए जो है वो जो है निक्स स्पोर्ट के ऊपर जो है उसको वो दे रही है सर। डीबीटी होती है सर, ये ऑनलाइन बिल्कुल उसके खाते में जाएगा सर, खाते में। जी। ठीक है सर, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप इसी तरह अपना पेशेंट्स की सेवा में लगे रहें और इसी तरह जो अभियान भारत सरकार और प्रदेश की सरकार चला रही है उसको आगे बढ़ाते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईसेफ कॉलेज के समस्त परिवार की तरफ से। इस मंच पर आपने हमारे लिए समय निकाला, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।